दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे, जो कि पेपर 1 से संबंधित है। और पिछले कई साल का या अभी तक का ट्रेंड देखा गया है कि जिसका पेपर 1 अच्छा है, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जिसका पेपर 1 अच्छा है, उसका जेआरएफ या नेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हम अपने सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही हम पेपर 1 जो कि कॉमन है और सभी विषयों के लिए एक जैसा है, तो उस कंडीशन में जिसका पेपर 1 अच्छा है तो यहाँ वह बाजी मार ले जाते हैं। तो चलिए आज हम बहुत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को हल करेंगे, और इसमें बेसिकली सारे टॉपिक से संबंधित हैं और आपको देखना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आपको यह सेशन पसंद पड़ेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे बीच पहला प्रश्न है। यहाँ पे जो इमेज है थोड़ा सा कट गया है, नहीं आ पाया है, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शिक्षण और शोध से संबंधित है और इससे 5 प्रश्न पहले स्लाइड में है। पहला, यह बेसिकली एमसीक्यू वाइज है और इसमें डायरेक्ट हम आंसर देखते चल जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा अपने ध्यान में बना के रखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अध्ययन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? मतलब किस ढंग से या किस माध्यम से अध्ययन किया जाए, पढ़ाया जाए, जो कि सबसे कारगर साबित हो, सबसे उपयुक्त साबित हो। तो इस कंडीशन में चर्चा प्रारंभ करना और उसमें भाग लेना। अगर कोई टॉपिक पे हम चर्चा करवा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चर्चा में भाग लेने वाले सभी लोग शामिल होंगे और सभी व्यक्ति कुछ न कुछ सीखेंगे। तो यहाँ सीखने का जो चांस है वह बढ़ जाएगा, यहाँ दिमाग का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ लोग ज्यादा सीख पाएंगे, अपना विचार रख पाएंगे और एक पार्टिसिपेशन के रूप में बहुत कुछ सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा कहाँ से सीखेंगे? चर्चा प्रारंभ करना और उसमें भाग लेने से सीखेंगे। कोई काम मिलजुल के करेंगे तो ज्यादा हम सीख पाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, शोध यानी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम शोध करते हैं तो शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध क्यों किया जाता है? तो यह बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से है। साथ ही साथ बता दें कि शोध का 5 स्टेप होता है टोटल। 5 स्टेप में हम लोग शोध करते हैं। पहले तो हमारे पास एक समस्या होनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम समस्या का डिजाइन करते हैं, बाद में उसके अकॉर्डिंग हम आगे का भी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इसमें शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें बेसिकली नए तथ्य की खोज या ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना। इसमें क्या है कि हम नया कुछ खोज सकते हैं और साथ ही साथ जो पहले से कुछ खोजा गया है और उसमें अगर कुछ खोजने की गुंजाइश है तो उस कंडीशन में उसका हम और विस्तार कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज होगा। पहले तो जो चीज खोजा गया है उसमें कुछ और नया चीज ऐड करना, जैसे कि न्यूटन का 3 नियम है, कोई नया कुछ खोज करके हम न्यूटन का चौथा नियम बना दिए। तो 3 नियम तो पहला था, कुछ नया बना दिए। और साथ ही साथ नए तथ्य की खोज करना कि कुछ अचानक से जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और उसको हम एकदम नए सिरे से खोजें। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो नए तथ्य की खोज करना बेसिकली रिसर्च के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं प्रभा का भी हम लोग बात करेंगे। स्वयं बेसिकली जुलाई 2017 में आया था और यह बेसिकली ऑनलाइन स्टडी के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो इसका बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है कि स्वयं का मतलब क्या है। तो एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। यह बेसिकली और कई बार प्रश्न में पूछ लिया गया है। 1-2 प्रश्न तो हमारे एग्जाम के टाइम ही पूछ लिया गया था स्वयं से संबंधित। इसका क्या क्या, कितने क्वाड्रेंट है, किस किस बेसिस पे यह काम करता है, तो सारे पूछ लिए जाते हैं। साथ ही चौथा प्रश्न कहता है कि प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जब हम 1-2 व्यक्ति के साथ या कोई संगठन में कम्युनिकेशन या संचार कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में सबसे जो प्रभावी बाधा जिसके माध्यम से संचार प्रॉपर हो नहीं पाता है तो क्या है? तो उसमें प्रभावी बाधा क्या है? तो यह बेसिकली नॉइज यानी शोरगुल है। अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं या कुछ 2 लोग संगठन में बात करें, उस कंडीशन में कोई डीजे बजा दे या फिर कोई गाड़ी का हॉर्न बजा दे, जैसा कि हमारे बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम स्पष्ट ना सुन पाते हैं ना, और चूंकि स्पष्ट नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो नॉइज या शोर जो है एक संचार में बाधा उत्पन्न करता है। 5वां प्रश्न है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन और भी था, लेकिन यहाँ पे सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया सर्च इंजन, याहू हो गया सर्च इंजन, शायद बिंग भी है सर्च इंजन, लेकिन यहाँ पे विंडोज क्या है? यह बेसिकली सॉफ्टवेयर है।
यह बेसिकली क्या है, यह विंडोज सिस्टम क्या उसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है यह आपका। विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज लैपटॉप कंप्यूटर या फिर अलग अलग संसाधन चलाते हैं तो उसमें क्या चलता है, विंडोज चलता है। तो विंडोज क्या है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी के तुलना में अगर फोन या फिर टैब में हम देखते हैं तो उस कंडीशन में इसका एंड्रॉइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 5 प्रश्न है। अगला छठा प्रश्न हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य जिम्मेदार गैस है। जो हम ग्रीन हाउस प्रभाव देख रहे हैं जिसके कारण से जो गर्मी है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव या योगदान बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ग्रीन हाउस गैस पतली होती जा रही है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन आपका जो गर्मी है बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय को यह बेसिकली 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है और 2016 में इसे यूनेस्को के साइट में डाल दिया गया है 2016 में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह बेसिकली बिहार के सॉरी नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली बौद्धों के पढ़ाई का केंद्र रहा है, बौद्ध विहार रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ह्वेन सेंग जैसे चीनी विद्वान पढ़ने के लिए आए थे। 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, हमारा 8वां प्रश्न कहता है शोध नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स का संबंध किससे है। शोध में नैतिकता की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता के माध्यम से हम यह साबित करना चाहते हैं कि शोध में हम किसी ऐसे काम को ना करें जिससे हमारा रिसर्च का जो रिजल्ट है खराब हो, दूषित हो। तो उस कंडीशन में हम शोध नैतिकता का विचार रखते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी व्यक्ति के शोध को या किसी व्यक्ति के शोध को अगर बेस बना के हम अपना शोध करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें उस व्यक्ति का नाम भी ऐड करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि बस उसका हम कंटेंट यूज कर लिए लेकिन उसका नाम ही नहीं दिए। अब क्या है कि किसी व्यक्ति से हम केस स्टडी करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो डरा धमका के हम किसी से कुछ नहीं पूछ सकते हैं। हम किसी ऐसे समाज के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे शोध के माध्यम से होता था कि मेढक पे शोध कर लिया गया ताकि हम मनुष्य के शरीर की संरचना को समझ पाए। तो उस कंडीशन में मेढक के साथ तो नैतिक रूप से हम सही नहीं कर रहे हैं। किसी को मार के हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो गलत कंडीशन है। तो यहाँ क्या है, तो यह बेसिकली शोध रिसर्च का मतलब हो जाता है कि शोध की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखना ही इसकी नैतिकता का आधार है। 9वां प्रश्न कहता है कि हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है। अब हम जब भी रिसर्च कहते हैं तो पहला पॉइंट तो होता है कि मेरे पास एक अपना समाधान या समस्या होनी चाहिए जिसके विषय में हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उस समस्या के बेसिस पे हम साहित्य की समीक्षा करेंगे और तीसरे नंबर पे आके हम साहित्य समीक्षा के बाद एक हाइपोथेसिस जो कि काल्पनिक है, जो कि एक टेस्टेटिव रिजल्ट हो सकता है कि हम जब शोध करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यह एक अनुमान जो हम लगाते हैं, एक बेस्ट गेस लगाते हैं, जो हमारा अनुमान है इसे हाइपोथेसिस के रूप में जानते हैं। तो एक अस्थायी समाधान या अनुमान है जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हमारा रिजल्ट फलाना फलाना ढंग से आने वाला है। 10वां प्रश्न है इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ क्या है। जनरली हम मोबाइल का फोन आईपी एड्रेस देखते हैं। इंटरनेट से जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस कनेक्ट होता है। तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा आईपी एड्रेस है। जनरली ऐसे ही बहुत सारे आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया और भी बहुत सारे चीज का एक फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की ओर, सॉरी 11वें प्रश्न की ओर। पहला है 11वां प्रश्न कि उत्तर विस्तार हेतु छात्रों को प्रोत्साहन करना क्या है। अगर किसी चीज के विषय में हम उत्तर जानना चाहते हैं या एकदम कुछ वैसा नया चीज जानना चाहते हैं तो हम इसमें छात्रों को प्रोत्साहन करें और ताकि छात्र अन्वेषण या खोज के माध्यम से कुछ सीख सकें और कुछ नया ला सकें। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है। कक्षा संचार सामान्यतः क्या है, तो यह बेसिकली संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित है। तो कक्षा संचार क्या है, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव से संबंधित है, जहां व्यक्ति अपने विशेष रूप से दिमाग का यूज करके अपने कॉग्निशन या फिर संज्ञानात्मक क्षमता का प्रयोग करके व्यक्ति तर्क वितर्क के माध्यम से सीखता है। कक्षा संचार जब भी हम करते हैं तो किसी ने प्रश्न कभी शिक्षक से प्रश्न पूछा जाता है या फिर आपस में हम प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम एक दूसरे से तार्किक लॉजिकली बात करते हैं, कुछ भी बात नहीं कर लेते हैं। 13वां प्रश्न है
एक ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? अच्छा, ईमेल का बात हम कर रहे हैं कि एक ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। तो ईमेल का दो भाग होता है उसके पता का। तो पहला तो यूजर नेम जो यूज कर रहा है, दूसरा डोमेन सिस्टम के नाम से हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो दो चीज है, यूजर नेम है और एक है आपका डोमेन नाम। ठीक है, दो चीज होता है। आइए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण कहाँ से होता है? तो यह बेसिकली जीवाश्म ईंधन से आता है। जैसे कि आए दिन पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जो गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री से धुआं के रूप में निकलता है, वायु प्रदूषण कर रहा है। साथ ही साथ कोयला का हम लोग यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में वायु प्रदूषण बढ़ता है। और यह ज्यादातर अभी की संख्या में कहाँ से बढ़ रहा है? तो यह बेसिकली जीवाश्म ईंधन का दहन से, यानी पेट्रोल डीजल के दहन से बढ़ रहा है। भारत में 15वां प्रश्न कहता है कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक कौन है?